Hello friends, this is SV. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session, that is Pedagogy Question Series Part 2. Friends, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के पेडागोजिकल क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं हम, जो कि सीटेट 2020 जो कि 31 जनवरी 2021 को होना है, उससे रिलेटेड हम ये सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज हम करेंगे वो रहेगा पार्ट 2। आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट सीरीज। आज के लिए ये रहा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकते हैं। यानी कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को किस तरह से बेहतर यानी कि समस्या के समाधानकर्ता बना सकती हैं कि उसके स्टूडेंट्स किसी समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर पाएँ। ए ऑप्शन कहता है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्या प्रस्तुत करें, उनका समाधान करने का मौका दें और उन्हें हल करते समय उनका सहयोग करें। या फिर बी ऑप्शन कहता है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर सी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। डी कहता है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। फ्रेंड्स, यदि किसी टीचर को चाहिए कि उसके बच्चे प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकें, तो उसके लिए डी ऑप्शन तो यहाँ पे कहता है सिर्फ पुरस्कार दे देने से इस तरह का गुण उनमें विकसित नहीं होगा। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। सी की यदि बात करें, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। यानी कि एक टीचर ही यदि प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दे यानी आंसर दे दे, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से डी और सी दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। यदि बी की बात करें, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। टीचर कहे कि सिर्फ आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस क्वेश्चन के आंसर देख लो, तो बच्चों में समाधान करने के यानी कि सॉल्यूशन करने का जो गुण है कभी विकसित नहीं होगा। कुल मिला के बी सी डी तीनों ऑप्शन हट जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि एक टीचर को चाहिए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके दे। सबसे पहले टीचर बच्चों को खुद से करने दे कि आप समस्या का समाधान कर देखिए। ठीक है, यदि नहीं होते हैं तो उनका समय समय पर सहयोग करें। तो इस तरह से किसी बच्चे में यानी कि वो बेहतर समस्या समाधान करने में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। इसके साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। नीचे कुछ कथन दे रखे हैं, उसमें से किससे आप सहमत हैं। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है, यानी कि जो लर्निंग है वो बाह्य जो उद्दीपन है यानी कि उससे नियंत्रित होता है। या फिर बी ऑप्शन कहता है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाए, यानी अंकों के रूप में इसका आकलन नहीं किया जाए तब तक नहीं घटित होगा। सी ऑप्शन कहता है अधिगम केवल तभी होता है और यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। ठीक, इसके साथ डी ऑप्शन कहता है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि लर्निंग से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सबसे जो सटीक बात है उस पर हमें टिक करना है। तो एक ही बात करें, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऐसा बाह्य उद्दीपन द्वारा बिल्कुल नियंत्रित नहीं होता। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बिल्कुल भी नहीं, अंकों से कोई इसका लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन कहता है अधिगम केवल तभी होता है जब व्यवहार से सुस्पष्ट होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी कहता है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। लर्निंग प्रोसेस के लिए यदि किसी बच्चे को हमें कुछ सिखाना है, उसका अधिगम कराना है, तो उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा क्योंकि लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, उसमें बच्चा खुद से सीख जाता है। तो उसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक
परिवेश काफ़ी है जिसमें लर्निंग उसकी स्वयं होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इसमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, यानी कि बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत है। बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा एक सिद्धांत है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास की यदि हम बात करें तो उसका संबंध सीधा सीधा मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस से होता है, यानी दोनों की अन्योन क्रिया, ठीक है। या फिर अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, या फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति तथा सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हम विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच एक अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, क्योंकि परिपक्व यानी मैच्योरिटी और अनुभव, जिस तरह से बच्चा परिपक्व होगा इस तरह से वो नए अनुभव करेगा, इस तरह से उसके जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आगे चलेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। बी और सी और डी की बात करें तो वो बिल्कुल हट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी प्रकृति पालन पोषण, सबसे पहले ये जो एक वाद विवाद है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रकृति पालन पोषण मतलब नेचर नर्चर डिबेट। फ्रेंड्स, ये जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं इससे बिल्कुल पैरेलल एक और सीरीज कर रहे हैं हम, जिसमें हम प्रत्येक थ्योरी, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज, ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रत्येक कॉन्सेप्ट है, प्रत्येक टॉपिक को हम कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, जिसमें हम नेचर नर्चर डिबेट यानी प्रकृति पालन पोषण जो डिबेट है उसे अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज प्लेलिस्ट में जाएं, जो कि सीटेट 2020 स्पेशल के नाम से एक सीरीज है, उसे जाकर देखें, बेहतर तरीके से समझ आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन ए कहता है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी कहता है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, यह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। या फिर हम बात करें सी ऑप्शन की, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। या फिर डी की बात करें, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सी क्यों है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। वंशानुक्रम किसी भी बच्चे की जो हेरिडिटी है, ठीक है, यानी उसका आनुवंशिकता जो उसके माँ बाप से मिले हो उसे गुण है वो, और उसका परिवेश यानी कि उसका वातावरण एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो वो दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेचर नर्चर डिबेट का मतलब है यहाँ पे कि किसी भी बच्चे के आनुवंशिकता, कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ मनोविज्ञान ये तर्क देते हैं कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी प्रकृति यानी कि उसके आनुवंशिक गुण होते हैं। दूसरे वहीं कहते हैं कि उनका जो पालन पोषण, उसका जो वातावरण है, जो परिवेश है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन नहीं, कंक्लूजन ये है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद का या नेचर नर्चर डिबेट का कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट इज इक्वल टू इन्वायरमेंट यानी कि मल्टीप्लाई हेरिडिटी, यानी कि दोनों का गुणनफल होता है, एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तब डेवलपमेंट निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है वो एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की या फिर घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। समाजीकरण यानी कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, किस तरह से बच्चे सोशलाइज होते हैं, यानी कि बच्चों में सामाजिक गुण किस तरह से आते हैं। कुल मिला के बात यह है।
तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है, क्या इसमें बच्चे क्या चीज़ सीखते हैं? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करते हैं। किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज के मूल्य यानी कि वैल्यू, उसके बिलीव्स और उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनको अर्जित करते हैं, या फिर घुलने मिलने या समायोजन सीखते हैं। सिर्फ घुलना मिलना समायोजन ही नहीं सीखते, समाज की संस्कृति की आलोचना करना। भाई समाज की संस्कृति, अपने समाज की जो संस्कृति है उसकी आलोचना करना बच्चे नहीं सीखेंगे। मित्रों के साथ सामाजिक बनने के, हाँ मित्रों के साथ सामाजिक तो बनेंगे, लेकिन बिल्कुल करेक्ट जो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे का सामाजिक विकास जो निर्धारित होता है वो समाज के मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस समर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? यानी कि जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, प्याजे के अनुसार बच्चों की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष माना है उन्होंने, बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं इस अवस्था में। क्यों? इसका क्या एक कारण है? बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता रखते हैं, या फिर व्यक्तिगत कल्पित कथा रखते हैं, या फिर विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी कि पलट न सकने यानी कि उनमें पलटावे का गुण नहीं होता, या फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। यानी कि 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कौन से एक विशेषता या फिर एक विशेषता नहीं होती जिसके कारण बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं? यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पर जाएं तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे विचार की अनुत्क्रमणीयता होती है, यानी कि उसमें पलटावी गुण नहीं होता, यानी कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता, इसलिए बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम प्याजे की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताए हैं। ठीक है, उन चारों को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो बताई है उन्होंने बताई है यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, जिसे वो कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इंद्रियगामक अवस्था। दूसरी की यदि हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसे वो बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि उनमें पलटावी का गुण नहीं होता। पलटावी का गुण क्या होता है उसे भी हम अभी बताने वाले हैं। ठीक, इसलिए बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। तीसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो वो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। लास्ट जो चौथी अवस्था है 11 से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था उन्होंने उसे माना है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कुल मिला के यदि हम प्याजे की बात करते हैं, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया है। उन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया है कि किस तरीके से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चलता है, किस किस स्टेज में बच्चे अपने संज्ञान को पहचान पाते हैं या कौन कौन से गुण उनमें पनपते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप प्याजे से संबंधित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपका कोई भी डाउट है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करें, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय प्याजे, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 पार्ट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में पलटावी का गुण नहीं होता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी होती है। यदि हम बात करें पलटावी का गुण 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें आ जाती है। बेसिकली ये है क्या, उसे भी बता देते हैं फ्रेंड्स। यानी पलटावे का गुण, मान लीजिए ये एक कोई बड़ा पॉट है, बड़ा गिलास है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है, और ये एक वही छोटा गिलास है, इस पानी को उसमें हमने पलट दिया तो वो गिलास पूरा भर जाता है। यदि अब हम किसी एक बच्चे से पूछें, 2 से 6 वर्ष का कोई एक बच्चा है, उससे यदि हम पूछें
ठीक है, उसके सामने ये प्रोसेस करते हैं। यानी बड़े गिलास का पानी हमने इसमें उलट दिया तो बच्चे को ये छोटे गिलास वाला ऐसा लगेगा कि पानी ज़्यादा है। पानी तो बिल्कुल बराबर है दोनों गिलास में, लेकिन ये बड़ा है। वो यह निर्धारित नहीं कर पाएगा कि कौन से में ज़्यादा है और कौन से में कम है, सिर्फ वो छोटे गिलास को, क्योंकि उससे क्वांटिटी, उसके पानी के वॉल्यूम की पहचान नहीं होगी। यानी कि उसमें पलटावे का गुण इस अवस्था तक नहीं आता। ठीक, तो इसलिए नेक्स्ट यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में यह गुण आता है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन की बात करें, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार, दोबारा से प्याजे का क्वेश्चन आ गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर, जानकारी को याद करके, या फिर समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के द्वारा, या फिर अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा, या फिर उपयुक्त पुरस्कार देने के कारण। तो फ्रेंड्स, प्याजे जो बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो कहते हैं कि बच्चे जो सीखते हैं वो खुद से अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, खुद अनुभव द्वारा, खुद सामंजस्य स्थापित करके, खुद एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, खुद सीख जाते हैं। किसी तरह की कोई ट्रेनिंग, ठीक है, या कोई आर्थिक उपलब्धि, या फिर किसी जानकारी, या फिर याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं 8। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की की यदि हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो इनके विकास में क्या है उसे भी आप जाकर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, इनके सिद्धांत के अनुसार ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या फिर बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं उसका आकलन नहीं किया जा सकता, इनके सिद्धांत के अनुसार। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यदि ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के बीच जो अंतर है वो इनका सिद्धांत कहता है। बेसिकली इनका सिद्धांत है क्या, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की की बात करते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि बच्चे के अंदर एक विशेषता, एक क्वालिटी होती है, बच्चा यहाँ तक कर सकता है कोई भी। मान लीजिए किसी बच्चे के 60% मार्क्स आ जाते हैं, बिना किसी हेल्प के खुद से कर पाता है। यदि उसे थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो वो 90% तक ला सकता है। ठीक है, यदि उसे सहायता मिल जाए थोड़े समय के लिए, तो बच्चा खुद से जितनी चीज़ कर सकता है और सहायता के द्वारा कर सकता है। ठीक, दोबारा से समझिए, यानी कि कोई बच्चा 60% लाता है मार्क्स खुद से करके, और यदि थोड़ी सी उसे हेल्प दे दी जाए एग्ज़ाम टाइम पे तो वो 90% ला सकता है। कुल मिला के इन दोनों के बीच जो अंतर है, 90 में से 60 को करें तो 30% का जो अंतर है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि विकास का समीपस्थ या संभावित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। एक कक्षा है जिसमें बहुसांस्कृतिक बच्चे हैं। बहुसांस्कृतिक मतलब इंडिया जो है उसमें डिफरेंट संस्कृति के बच्चे हैं। एक ऐसा स्कूल जिसमें अलग अलग संस्कृति के, उसमें मराठी भी बच्चे बैठे हैं, हिंदी भाषी भी बैठे हैं, पंजाबी भी बैठे हैं, गुजराती भी बैठे हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति जो उनकी कल्चर है वो अलग रहेगी, उनकी लैंग्वेज अलग रहेगी। तो उसमें क्या सुनिश्चित करे अध्यापिका? अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने आकलन और उपकरण की विश्वसनीयता पर ज़्यादा ध्यान दे, या फिर अधिगम के न्यूनतम स्तरों का अनुपालन करें, या फिर आकलन उपकरण का मानकीकरण करें, या फिर अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक टीचर को चाहिए कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का वो ध्यान रखें। यदि बच्चा गुजराती से आता है तो
उस संस्कृति के अनुसार बच्चे को पढ़ाए। बच्चा मराठी से आता है तो मराठी के अनुसार, उस संस्कृति के अनुसार पढ़ाएं। इस स्थिति में यानी कि बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका को चाहिए कि बच्चे के जो संस्कृति है, जो बच्चे के सामाजिक और संस्कृति है, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस सीरीज का, यानी पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष की यदि हम बात करें, स्वयं के आकलन के लिए विद्यार्थियों की भूमिका में, यदि विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन कराना है, एक टीचर चाहती है कि विद्यार्थी स्वयं का आकलन करें, तो उसकी क्या भूमिका रहेगी। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाए, या फिर विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, यानी कि विद्यार्थी खुद से आकलन कर पाएंगे, या फिर विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएं, या फिर शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। नहीं जी, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को कतई नहीं नकार सकते। आकलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी लर्निंग प्रोसेस का पता पड़ पाएगा कि बच्चों का कितना विकास हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि एक टीचर चाहती है कि बच्चे खुद का आकलन करें, तो विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन करने के लिए योजना बनाएं। खुद स्टूडेंट्स भी, यानी वो स्टूडेंट्स को शामिल करें कि वो खुद के आकलन के लिए योजना तैयार कराए, और बच्चे खुद से आकलन खुद का, यानी कि अपने आप का आकलन कर सकें कि अभी तक उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है और वो कितना सीख पाए हैं। तो फ्रेंड्स, पेडागोजी से संबंधित ये था पार्ट 2। पेडागोजी की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 हम कर चुके हैं। इसमें हमने 10 क्वेश्चन किए। इससे पहले हम पार्ट 1 भी कर चुके हैं। अभी तक आपने वो सीरीज नहीं जाकर देखी है तो जाकर देखें। इसी के साथ आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।